नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, पुनः नए अध्याय के साथ 15वें अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने बात की कि माँ शक्ति, माँ काली, शक्ति स्वरूपा माँ काली कैसे लासा की एक रक्षक के रूप में स्थापित है। दलाई लामा की जो कुल देवी हैं माँ छिन्नमस्तिका, वाह, रिम्पुचे कौन थे। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो भाग 14 यानी 14वां देखें, उसमें मैंने विस्तार से बताया। और 13वां देखिए जिसमें तिब्बती धर्म के विषय में बताया है। चलिए, 15वां अध्याय हमारा ल्हासा के ऊपर रहेगा। थोड़ा सा ल्हासा शहर के विषय में प्रकाश किया जाए। और ल्हासा शहर, जैसा कि बताया गया है हमारे ऋषि मुनियों के मुताबिक, ल्हासा शहर ही इंद्रपुरी है। स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। ल्हासा का मतलब ये होता है तिब्बतियों का। मंगोल भी इसको इसी प्रकार से स्वर्ग के साथ कोरिलेट करते हैं। काफी प्राचीन शहर है। पोटाला पैलेस, राजा गोम्पा ने पोटाला पैलेस बनाया, अपनी रानियों के साथ रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे काल के गाल के हिसाब से जब वो राज खत्म हुआ तो वहाँ पे इन्होंने अपना एक जो है प्रधान हेडक्वार्टर जो कहता चाहिए कि लामाओं में दलाई लामा के पैलेस के रूप में रहा। वहाँ दलाई लामा पूजा पाठन का विकास राजा शोंगसान गोम्पो ने किया था, किंतु उससे बहुत पहले 4वीं शताब्दी के आसपास वाणिज्य एवं यातायात का प्रमुख केंद्र के रूप में ल्हासा बस गया था। ल्हासा के प्रशासन के लिए द्रेपुंग, सेरा व गंदेन गोम्पाओं के लामा प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे। प्रधान लामा यानी दलाई लामा का निर्वाचन इन्हीं गोम्पाओं से होता था। ल्हासा शहर काफ़ी बड़ा है। इसकी गलियां बड़ी सकरी हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो जब ग्रुप आके यहाँ बैठ गया तो गुरुजी ने के 5 सेर चावल खरीदा। गुरुजी ने खरीदा तो 2 रुपए के 5 किलो, गुरुजी ने 2 रुपए में 5 सेर चावल खरीदे। एक सेर में 5 किलो यानी 25 किलो चावल 2 रुपए में। दुकानदार ने चावल डिब्बे से मापा और हमारी चादर में उड़ेल दिया। हमें तीर्थयात्री जानकर उसने कुछ अतिरिक्त एक चावल अपनी तरफ से गिफ्ट भी कर दिया लामाओं को। बाजार में बहुत दुकानें थी, किंतु खुले बाजार में फेरी करने वाले विक्रेताओं की भी तादाद ज्यादा थी। चमड़ी गाय का दूध भी सुखाकर बेचा जाता है। चॉकलेट की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे वजन से भी बेचते हैं। यानी जो चमड़ी गाय, यानी गाय जो तिब्बती गाय, उसको चमड़ी गाय कहते हैं। उसके दूध को सुखा के उसको चॉकलेट टाइप हो जाता है, तो उसके पीसेस करके दूध के वो वजन के हिसाब से देते हैं। बाजार के आखिर में ल्हासा गेट के पास एक दो चीज दिखाई दी। भिखारी लोग फुटकर पैसा बेचते हैं। भारतीय पैसा देकर उनसे सस्ते में तिब्बती पैसे खरीदते हैं। साधारणतः तीर्थयात्री
तीर्थयात्री भिखारियों को भीख में देने के लिए फुटकर पैसे उन्हीं से लेते हैं। ऐसा जैसा हमने देखा होगा रामेश्वर में भी, इवन हरिद्वार में भी आपने देखा होगा कि पुराने सिक्के रहते हैं। आप लोग पैसा देकर उनसे सिक्के खरीदते हैं, खासकर हर की पीढ़ी में मैंने देखा है, रामेश्वर में भी देखा है। तो कई इंडिया में भी कई मंदिरों में कई ऐसी जगह पे इस प्रकार का होता है। पहली बार उन्हें बाजार में चाय में समोसा दिखाई दिया, चाय की दुकान में। वाह, समोसा मेरा भी प्रिय है, तो लगा लिया बेचारे इंडियन को। पहली बार समोसा वो भी लासा में दिखाई दिया तो उनके मन का समझ लीजिएगा। रोटी सब्जी दाल बिस्कुट भी सड़क के किनारे बिकती थी। भाषा न जानने की वजह से सामान खरीदने में इनको असुविधा हो रही थी। लासा के आसपास संतरा, नाशपाती, सेब पर्याप्त मात्रा में उगता है, इसलिए ये फल बाहर से नहीं मंगाए जाते। मंदिर के लिए आवश्यक तांखा, प्रार्थना पताका, गमछा, छोटी चादरें आदि की भी अनेक दुकानें थी। पूजा सामग्री की अलग दुकानें थी, जहां घंटा, डमरू, भेरी तथा लामा व पुरोहितों के विभिन्न वस्त्र बिकते थे। मंदिर में फूल चढ़ाने का प्रचलन यहाँ नहीं था। जब फूल होंगे तो चढ़ाएंगे कहाँ से? बाजार के निकट एक मैदान था जहां लामा की पुलिस परेड करती थी, यानी कि पुलिस सिस्टम था। नगर के प्रमुख अनुष्ठान भी इसी मंदिर में होते थे। मुझे भी उस ग्राउंड में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब 2011 में मैं गया। तो बहुत ही बड़ा एक ग्राउंड है और ग्राउंड के बीचों बीच में एक चाइना का बहुत ऊंची फ्लैग पोस्ट है और वहाँ पे एक चाइनीज़ गार्ड खड़ी रहती, पूरा एक ट्रुप रहते हैं, उसके साथ 6 गार्ड रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, गार्ड की आंख तक भी नहीं हिलती। तो मुझे लगा ये स्टैचू है। जब मैं नज़दीक जाके देखा, नहीं यार वो तो ह्यूमन बीइंग है, बट वो अपनी आंख को सीधा ऐसे करके रखते थे। मुझे तब लगा कि ह्यूमन बीइंग है जब उनके हर आधे घंटे में चेंज करने वाले आते हैं। वो बकायदा सेट ड्रिल थी, मार्वलस। नागरिकों पर चीन का प्रभाव स्पष्ट गोचर हो रहा था। अधिकांश संभ्रांत दुकानों में चीन की सामग्रियां उपलब्ध थी। चीनी भोजन, चीनी बर्तन, साज सज्जा के चीनी सामानों की उच्च व अभिजात वर्ग में अधिक मांग थी। शहर के बड़े रेस्तरां में चीनी मेन्यू रखे थे। वहां लोग भोजन भी चम्मच के बजाय लकड़ी से करते थे। पेगोडा की तरह मकानों के घुमावदार छत के नीचे उज्जवल ड्रैगन की मूर्ति या चित्र देखकर लगा कि तिब्बत पर भी चीन का प्रभाव नया नहीं था। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता रहा। तिब्बत की राजधानी लासा शहर खास बड़ा तो नहीं था। इसकी लंबाई चौड़ाई 2 मील से अधिक नहीं होगी, अब तो बहुत बड़ा हो गया। ये 1952 की बात है। शहर के उत्तर में पोताला पैलेस, दक्षिण में नदी सांगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम में द्रेपुक गुम्पा और पूर्व में नम्बुलिका यानी चेन रे रिज की था। दूसरे दिन पूरा ग्रुप जोखांग मंदिर में गया, जहां पे उन्होंने पूजा आरती की। तो मित्रों, ये संक्षिप्त परिचय मैंने लासा के बारे में देख दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे हम छोटे छोटे कोशिश करेंगे इसी प्रकार चैप्टर में कवर करता रहूं। हाँ, आपको वीडियो अच्छे लगे आप अपने कमेंट दीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब्स करें। कई मित्रगणों का मेरे पास फ़ोन आता है, उनके फ़ोन से मुझे बड़ा उत्साह बढ़ रहा है। और कई ITBP के रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो मेरे भी गुरु थे, यानी कि हम जब ट्रेनिंग किए थे, उनमें से एक YR कपूर भी हैं जो मेरे पड़ोसी रिटायर्ड DIG। एज उनकी लगभग 75 प्लस हो गई है। उन्होंने आज मुझे कम्प्लीमेंट किया, यार निमाड़िया तो ये सब चीज़ें कहाँ से ढूंढ के लाया भाई। तो मुझे अच्छा लगा मेरे कम्प्लीमेंट्स के लिए। तो पढ़ने का शौक है, आप लोग भी पढ़िए। पढ़ने से ज्ञान का विस्तार होता है। हम अपनी जनरेशन को आगे चीज़ बताते रहें, अपने ज्ञान के विषय में बताते रहें। तो मित्रों, विदा दीजिए। जय हिंद।